हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज हम बात करेंगे गदर मूवमेंट के बारे में। तो गदर मूवमेंट को समझने के लिए पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो 20वीं सदी की शुरुआत होते होते जो भारत से जो मेनली सिख पीजेंट्स और एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो कनाडा और यूएसए में माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ जाके ये लोग देखते हैं कि इनके अगेंस्ट काफ़ी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और बाद में यूएसए और कनाडा दोनों की सरकारें इनके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे लॉज पास कर देती हैं, जैसे ये लोग वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते या उनके इमिग्रेशन पे बैन लगा देते हैं। और इसमें ब्रिटिश सरकार उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इंडिया से इतने सारे लोग यूएसए और कनाडा में जाके बसे, क्योंकि वहाँ जाके ये लोग अगर अमेरिकन्स और कैनेडियंस के साथ मिलकर रहने लगेंगे, उनके साथ काम करने लगेंगे, तो एक जो गुलामी का जो इनके ऊपर जो गुलाम होने की इनकी सोच है उसमें बदलाव आएगा और वहाँ से वो सोच हिंदुस्तान तक भी आएगी। तो इसको रोकने के लिए ये लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पे एमिग्रेशन ना हो, क्योंकि जो कनाडा की सरकार थी वो भी उस टाइम मेनली ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कनाडा था वो ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर आता था। तो इस समय काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं, इनका जैसे नाम है रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भागना, ये लोग प्री गदर जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी है गदर से पहले की, वो ये लोग वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, स्वदेश सेवक और फ्री इंडिया वहाँ पे कनाडा के अंदर। और उसके बाद वहाँ पर लाला हरदयाल पहुँचते हैं और लाला हरदयाल वहाँ पे 1911 में आते हैं और फाइनली इनके अंदर जो गदर पार्टी है वो इस्टेब्लिश होती है। और ये पार्टी इस्टेब्लिश होती है पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से, और इसी को ही गदर पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका हेडक्वार्टर था युगांतर आश्रम में, सैन फ्रांसिस्को में। तो लाला हरदयाल जो हैं, वो राज बिहारी घोष की जो वाइसरॉय हार्डिंग है उनके ऊपर एसेसिनेशन अटेम्प्ट जो करी जाती है। वो एक हाथी पे जा रहे होते हैं लॉर्ड हार्डिंग, और उनके ऊपर एक बॉम्ब की एक्सप्लोशन करी जाती है, जिसमें वो काफ़ी बुरी तरह घायल हो गए थे। उससे ये काफ़ी प्रभावित होते हैं और इन्हें लगता है कि समय आ गया है कि एक वॉयलेंट ओवरथ्रो किया जा सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ये लोग ये कहते हैं अपने समर्थकों से कि जब तक आप भारत के अंदर आज़ाद नहीं हो जाते, तब तक आप यूएसए में और कनाडा में अपने आप को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से नहीं बचा पाओगे, क्योंकि जब तक आप अपनी कंट्री में गुलाम हो, तब तक आप दूसरे देश के लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको अपनी बराबरी पे ट्रीट करें। तो इसी के अंदर गदर पार्टी का एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर होता है, जिसका नाम होता है द गदर, और इसी के कारण इसे गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो द गदर न्यूज़पेपर था, गदर का मतलब होता है रेवोल्यूशन, और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ था। और अगर खाली इस हेडिंग से अगर आपको पता नहीं चलता है या अंग्रेज़ों को पता नहीं चलता है, तो उसी न्यूज़पेपर की एक सब हेडिंग होती थी, जिस जो होती थी अंग्रेजी राज का दुश्मन, ताकि साफ साफ पता चल जाए कि ये न्यूज़पेपर अंग्रेजी राज का दुश्मन है। और इसी के पेपर के फ्रंट पेज पे हमेशा एक आर्टिकल छपता था, जो था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। इस नाम से ये आर्टिकल छपता था और इसके अंदर जितने भी अंग्रेजी पॉलिसीज़ हैं, इंडिया से वेल्थ को ड्रेन करना और इंडिया में बहुत हाई टैक्सेस लगाना किसानों के ऊपर, और उनके अंदर ही काफ़ी सारे फेमाइन्स का आना, किसानों और प्लेग्स वगैरह, इसमें किसानों की बिल्कुल मदद ना करना और ज़्यादातर खर्चा जो है वो आर्मी के ऊपर लगाना, इस तरह की बातें उसमें छपती थी। और जो अंग्रेज़ी लड़ाइयों पे इंडियन वेल्थ यूज़ होता था, जैसे अफ़गानिस्तान, बर्मा और जितने भी बाहर के देशों में लड़ाई हुई, वहाँ भारत के धन का इस्तेमाल करना। तो इन सब चीज़ों को वो ये लोग बहुत सरल भाषा में छाप के जितने भी भारतीय और देशों में बसे हुए हैं, उन सब के बीच में एक जागरूकता इकट्ठा करते थे। और इस प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो थे कि अनपॉपुलर ऑफिशियल्स की
असैसिनेशंस कराना और रेवोल्यूशनरी और एंटी इम्पीरियलिस्ट लिटरेचर छापना, और जितने भी ट्रूप्स हैं, इंडियन ट्रूप्स भारत में और बाहर, उनके अंदर एक साथ रिवोल्ट के लिए उनको उनकी मदद लेना या उनको भड़काना किसी ना किसी तरीके से, कि जितने भी सिख्स हैं वो रिवोल्ट कर दें ब्रिटिश शासन के खिलाफ। ऐसे ही इनकी पॉपुलर लिटरेचर का ये एक उदाहरण है, गदर दी गूंज के नाम से ये मैगजीन छपती थी और इसमें देशभक्ति के प्रति जो पोएम्स हैं वो छापी जाती थी। और ये जो गदर न्यूज़पेपर था वो इतना पॉपुलर था कि ये खाली यूनाइटेड स्टेट्स में ही नहीं बल्कि कनाडा, मलय स्टेट्स, हांगकांग, फिलीपींस, हॉन्डुरस, सिंगापुर, ट्रिनिडाड और इवन इंडिया में भी, इन सब जगह ये पहुंचता था। हालांकि इंडिया में बैन किया हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी जो लोग आते थे गदर पार्टी के, वो इंडिया तक पहुंचा देते थे न्यूज़पेपर। और इसी से सब जगह जो है पीपल, जो भी लोग थे उनके अंदर उत्साह जागा, इनकी कॉज से वो लोग प्रभावित हुए और उनके अंदर एक जागरूकता आई कि अंग्रेज़ी सरकार को हमें किसी ना किसी तरह वायलेंट रेवोल्यूशन के थ्रू ओवरथ्रो करना पड़ेगा। और इन्हीं का ही एक और, जैसे एक पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो आप, गदर न्यूज़पेपर के अंदर जो छपा था, यहाँ ये देखो लिखा है कि हमें चाहिए ब्रेव सोल्जर्स, इसलिए ताकि रिबेलियन हम ला सकें, और पेमेंट होगी डेथ, प्राइस आपको जो मिलेगा वो होगा मार्टियरडम, और पेंशन होगी देश की आज़ादी, और फील्ड ऑफ बैटल होगा इंडिया। ये ललकार के नाम से इनका ये बहुत पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट छपा था। तो इसी बीच दो ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो गदर रेवोल्यूशनरीज को प्रोत्साहित करते हैं कि वो इंडिया में आके एक वायलेंट रेवोल्यूशन करने की कोशिश करें। इनमें से पहला था कोमागाटा मारू इंसिडेंट। कोमागाटा मारू एक जहाज़ का नाम था जो हांगकांग से निकला था 376 पैसेंजर्स को लेके, जिनमें मेनली सिख्स थे और कुछ मुस्लिम्स और हिंदूस थे। तो मेनली इसके अंदर जो पैसेंजर्स थे वो सारे इंडियंस थे। तो ये पैसेंजर शिप पहुंचता है कनाडा, लेकिन कनाडा में जाके ये काफ़ी दिनों तक बंदरगाह पे खड़ा रहता है, लेकिन कैनेडियन अथॉरिटीज़ इनको अपने जहाज़ से यात्रियों को उतरने नहीं देती, और इसमें ब्रिटिश भी इनका समर्थन करते हैं कि इन यात्रियों को जहाज़ से नहीं उतरने देना। और उसके बाद इस जहाज़ को वापस इंडिया भेज दिया जाता है, कोलकाता तक। और इस बीच में ये न्यूज़ जो है सब जगह फैल गई होती है, भारत के अंदर मैगजीन्स पब्लिश कर रही होती हैं कि अगर इन्हें कनाडा में नहीं उतरने दिया गया तो इंडिया के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। और ब्रिटिश जो हैं इस जहाज़ के निवासियों को एक तरीके से रेवोल्यूशनरी का स्टेटस दे देते हैं, और जब तक ये जाके कोलकाता पहुंचने से पहले ही वर्ल्ड वॉर 1 भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जहाज़ कई महीनों तक समुद्र में टहलता रहता है, 2-3 महीने से ये यात्री समुद्र में हैं, और इनको खाना पीना भी ढंग से नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं भी किसी भी बंदरगाह पे इन्हें उतरने नहीं दिया जाता ब्रिटिश अथॉरिटीज़ द्वारा। तो ये सब जब तक जाके कोलकाता में उतरते हैं, सब पहले ही बहुत गुस्से में होते हैं। उसके बाद ब्रिटिशर्स इन्हें कहते हैं कि चलो ये तुम्हारे लिए रेल एक ट्रेन खड़ी की हुई है, उसमें जाके बैठ जाओ। और इनके ऊपर उल्टा पुल्टा बोलने लग जाते हैं। तो इसी बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है, तो ये लोग भी भड़के हुए होते हैं, ये जाके अटैक कर देते हैं उनके ऊपर। और इस लड़ाई में 22 लोग मारे जाते हैं और 200 के करीब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कुछ लोग भाग के निकल जाते हैं। तो इस अटैक से जो गदर रेवोल्यूशनरीज और हैं वो काफ़ी भड़क जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब समय आ गया है कि भारत से अंग्रेज़ों को निकाल फेंक दिया जाए। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू हो गया होता है। तो ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं वो बाकी यूरोपियन पावर से लड़ने के लिए उनकी फोर्सेस सब जगह गई हुई होती हैं। तो गदर रेवोल्यूशनरी सोचते हैं कि ये एक अच्छा मौका है कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो इवन अब आप ये देख सकते हो कि 2016 में जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी कोमागाटा मारू इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगी। तो वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्ट हो चुकी होती है और ब्रिटिश के अगेंस्ट
जो गदर रेवोल्यूशनरीज हैं वो ऐलान जंग और प्रोक्लेमेशन ऑफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं अपने इशू में, और ये सब जगह इंडियंस तक पहुंच जाता है सब सारी कंट्रीज़ में। तो बहुत भारी मात्रा में जो गदर के रेवोल्यूशनरीज हैं वो इंडिया पहुंचने लग जाते हैं। 8,000 के करीब जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो कहते हैं, हालांकि अनऑफिशियली जो लोगों का मानना है कि इससे भी बहुत ज़्यादा लोग जो सिख्स हैं, एनआरआईज हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड थे, वो इंडिया के अंदर एमिग्रेट करते हैं ताकि इंडिया के अंदर एक वायलेंट रेवोल्यूशन, आर्म्ड रिबेलियन किया जाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और तो ब्रिटिशर्स भी सतर्क हो जाते हैं इस मामले में, तो उन 8,000 में से काफ़ी सारे लोगों को वो जेल में डाल देते हैं, और कुछ के ऊपर वो निगरानी रखना शुरू कर देते हैं कि अपने गांव से बाहर नहीं जाएंगे, और लगभग 5,000 को अपने गांव में आने देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ करतार सिंह सराभा और रघुबर दयाल गुप्ता आते हैं। ये क्योंकि ये एनआरआईज हैं, अभी तक सब बाहर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो इंडिया के अंदर सिनेरियो की इनको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो इनको इंडिया के अंदर एक लीडरशिप चाहिए होती है। तो उस लीडरशिप के लिए कांटेक्ट करते हैं राज बिहारी घोष को। राज बिहारी घोष जो हमेशा ही तैयार रहते थे, जहाँ जहाँ कहीं भी लड़ाई चलनी हो ये सब जगह आने को तैयार हैं। तो राज बिहारी घोष और सचिन सन्याल जो है बंगाल से पंजाब में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे ये जो रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। उसी के साथ ही पॉलिटिकल डिफिकल्टीज करते हैं, मनी लेंडर्स वगैरह के मेनली घर लूटे जाते हैं, और उनसे ताकि पैसा इकट्ठा किया जा सके इस आर्म्ड रिबेलियन के लिए। तो इनका प्लान होता है कि ये 21 फरवरी 1915 को फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी की जो ब्रिटिश गैरिसन्स हैं उनके साथ एक म्यूटिनी करेंगे 1857 स्टाइल में। लेकिन जो ब्रिटिश सीआईडी है उनको ऑलरेडी ये खबर लग चुकी होती है कि ये म्यूटिनी होने वाली है, और वो इमिडिएटली एक्शन लेती है, और सभी जो हैं जितने भी रेवोल्यूशनरीज वगैरह वो पकड़े जाते हैं, और उनमें से 45 लोगों को फांसी दे दी जाती है, लगभग 300 के करीब लोगों को लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है, और राज बिहारी घोष बच के जापान भाग जाते हैं, और सचिन सन्याल को उम्र कैद हो जाती है और उन्हें इंडिया से बाहर जेल में डाल दिया जाता है। तो अब ये मूवमेंट वैसे तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं थी, बिल्कुल भी कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था। एकदम लास्ट मोमेंट पे लोगों ने डिसाइड किया कि वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो गया है, तो कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ करते हुए मर जाना ही अच्छा है, ऐसा इन्होंने इनका मानना था। तो किसी भी लेवल पे प्लानिंग नहीं थी, कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी। जो मेन लीडर थे लाला हरदयाल, उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी केस चला दिया था यूएस गवर्नमेंट ने, और उस केस में ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी हाथ माना जाता है उस लाला हरदयाल पे चलाने के लिए। और वो उसके बाद से गदर मूवमेंट से टूट गए थे, तो कोई भी इफेक्टिव लीडरशिप नहीं थी उसके बाद गदर मूवमेंट में। आप देख सकते हैं कि बंगाल से इन्होंने राज बिहारी घोष को बुलाया स्पेशली लीडरशिप के लिए, और किसी भी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल, आइडियोलॉजिकल, फाइनेंशियल, टैक्टिकल किसी भी तरह की इनकी प्लानिंग नहीं थी ढंग से। लेकिन इनकी जो अचीवमेंट है वो है आइडियोलॉजिकल लेवल पे, कि इनकी जो जो मैगज़ीन थी, जो अखबार था गदर छाप के, इन्होंने सब जगह जो उसमें आर्टिकल छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, उसमें काफ़ी सरल भाषा के यूज़ करके इन्होंने जगह जगह सब लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई। और इनकी टोटली एक सेकुलर अप्रोच थी, कि किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करते थे, कि सब हिंदू, सिख, मुस्लिम सब एक हैं। और इन्होंने वंदे मातरम को ही अपना मेन जो है सॉन्ग एडॉप्ट किया था नेशनल रेवोल्यूशन के लिए। तो ये काफ़ी सेकुलर अप्रोच थी, और आइडियोलॉजिकली इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी नेशनल मूवमेंट के अंदर। तो ये थी गदर मूवमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।